तो बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में हमारी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था एक लड़के साहिब के बारे में कि किस तरह से वो रैक पिकिंग का काम करता है, कचरा उठाने का काम करता है, और किस तरह से उसकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, इतने कठिन परिस्थितियों में वे लोग रह रहे हैं, और कैसे साहिब का बचपन खो गया है, वो स्कूल नहीं जा पाया और बचपन से ही उसे काम करना पड़ रहा है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो बच्चों, जैसा आपको मैंने बताया था कि ये चैप्टर हमारे राइटर ने 2 पार्ट्स में लिखा है, तो आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे एक और बच्चे के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो बच्चों, ये हमारा सेकंड पार्ट का टाइटल है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो ये बात कौन कहता है? मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो राइटर हमें बता रही है कि एक लड़का है जिसका नाम है मुकेश, और मुकेश जो है वो इंसिस्ट होता है बच्चों जोर देना या किसी बात को बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कहना। तो मुकेश जो है वो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ जोर दे के कहता है, क्या कहता है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होके एक कार चलाऊँ। और वो जोर क्या देता है? ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि वो अपना खुद का मालिक बने। खुद का मालिक बने यानी वो किसी दूसरे के लिए काम नहीं करे, वो स्वयं के लिए काम करे। और वो क्या काम करना चाहता था? वो कार चलाना चाहता था। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। तो वो क्या चाहता था बड़ा होके? कि वो मोटर मैकेनिक बने, वो गाड़ियाँ ठीक करने वाला मैकेनिक बनना चाहता था, और किसी दूसरे के लिए काम नहीं करना चाहता था, बल्कि स्वयं का मालिक यानी अपने स्वयं के लिए वो काम करना चाहता था। ही अनाउंसेस, तो उसने घोषणा कर दी कि बड़ा होके उसे मोटर मैकेनिक बनना है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? आई आस्क। तो उसने राइटर से कहा कि वो बड़ा होकर मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो अब राइटर ने उससे क्या पूछा कि क्या तुम्हें कार के बारे में एनीथिंग, कुछ भी पता है कि कार कैसे चलती है? अगर ख़राब हो गई तो तुम उसे कैसे ठीक करोगे? उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? क्या तुम्हें कार के बारे में ये सब जानकारी है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो इस बारे में मुकेश क्या कहता है कि मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन मैं कार चलाना भी सीख लूँगा। ही आंसर्स, तो वो आंसर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़, और कैसे बोलता है वो? लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज़ का मतलब है बहुत दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी बात को कहता है, यानी राइटर के आइज़ में देख के दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी बात कहता है कि मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं कार चलाना भी सीख लूँगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles। तो अब राइटर क्या कह रही हैं कि उसका ये जो सपना है, कौन सा सपना? कि वो बड़ा होके मोटर मैकेनिक बनेगा और कार चलाना सीखेगा। ये जो उसका सपना है, ये लूम्स कहते हैं बच्चों अवास्तविक होना, यानी कि जो रियल नहीं होता। तो वो कह रही है राइटर कि उसका सपना उसे रियल नहीं लग रहा था। लाइक अ मिराज, किसकी तरह? एक मिराज की तरह। मिराज क्या होता है बच्चों? ये देखिए, जैसे आपने सुना होगा ना कि जब हम किसी रेगिस्तान में, डेजर्ट में जाते हैं तो हमें दूर से लगता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन जब हम पास जाके देखते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होता, यानी हमें केवल आभास होता है कि वहाँ दूर कहीं इस तरह से पानी है, लेकिन जब आप पास जाओगे तो देखोगे कि वहाँ कोई पानी नहीं है। इसे कहते हैं मिराज। तो जिस तरह से मिराज रियल नहीं होता, वास्तविक नहीं होता, उसी तरह से राइटर को मुकेश का जो ये सपना था वो वास्तविक नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये सपना पूरा नहीं होगा, जैसे एक मिराज पूरा नहीं होता उसी तरह से। अमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, और वो किस तरह के हालात में रह रहा था मुकेश? वो उन गलियों की धूल भरे माहौल में रह रहा था। डैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, जिस धूल ने उसके शहर फिरोज़ाबाद को भर रखा था। तो बच्चों, मुकेश कहाँ रहता था? फिरोज़ाबाद में रहता था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और जो फिरोज़ाबाद टाउन है बच्चों, वो फेमस है अपनी बैंगल्स के लिए, यानी वहाँ पर बहुत सारी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और चूड़ियों के लिए फिरोज़ाबाद बहुत फेमस है।
एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो राइटर कह रही हैं कि फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार एंगेज्ड यानी व्यस्त है, बिजी है, क्या करने में, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। यानी कि फिरोजाबाद में सभी लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, मोस्टली सभी लोग, इसलिए हर दूसरा परिवार यही काम कर रहा है, चूड़ियाँ बना रहा है। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces। अब राइटर हमें बता रही हैं कि जो फिरोजाबाद है वो क्या है, सेंटर है, केंद्र है ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। किसका, इंडिया की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, ग्लास यानी कांच का, और ब्लो कहते हैं बच्चों हवा भरना, हवा अपने मुंह से हवा निकालना। तो ग्लास के ऊपर हवा निकाल के चूड़ियों की वेल्डिंग की जाती है। तो ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का केंद्र क्या है, फिरोजाबाद है। वे फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस, और यहाँ पर जो फैमिलीज है उन्होंने जनरेशंस बिता दी, यानी अनेक पीढ़ियाँ बिता दी इसी काम में। यानी कि बहुत ज़्यादा पीढ़ियों से वहाँ के परिवार इसी काम में बिजी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस कहते हैं बच्चों भट्टियाँ। तो जो जब चूड़ियाँ बनाते हैं तो चूड़ियों की वेल्डिंग जो होती है वो कैसे होती है, भट्टी में होती है। और जो उसको शेप देते हैं, राउंड शेप देते हैं, उसके लिए जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसको गलाया जाता है। कहाँ पर, बड़ी बड़ी भट्टियों में। तो यहाँ के जो परिवार हैं वो अनेक पीढ़ियों से भट्टियों के सामने बैठ के चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। वेल्डिंग ग्लास, तो भट्टी के सामने बैठ के वो क्या करते हैं, ग्लास को वेल्ड करते हैं। वेल्ड कहते हैं बच्चों जोड़ना। जैसे कि ये बैंगल है तो इसका ये जो किनारा है इसको वेल्ड करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को वो जोड़ते हैं, तो ग्लास को वेल्ड करते हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सेम्स। तो राइटर कह रही हैं कि फिरोजाबाद में इतनी सारी बैंगल्स बनाई जाती हैं कि ऐसा लगता है, सेम्स यानी लगना, कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन द लैंड, इस धरती पे जितनी भी वुमेन है सबके लिए बैंगल्स बनाई जा रही हैं। यानी वो कहना चाहती हैं कि फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार यही काम कर रहा है, और आज नहीं, इतनी पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी वो यही काम करते आ रहे हैं, और इतनी सारी चूड़ियाँ वहाँ बनाई जाती हैं कि ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी की हर एक महिला के लिए चूड़ी वहीं बनती है। मुकेश फैमिलीज अमंग दैम, तो ऐसे ही फैमिलीज में मुकेश की भी फैमिली है, यानी मुकेश का जो परिवार है वो भी क्या काम करता है, बैंगल्स बनाने का। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature। अब राइटर कह रही हैं कि मुकेश जैसे बच्चे इन परिवारों में यही काम करते हैं बैंगल्स बनाने का, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता, क्या नहीं पता, that it is illegal, कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है। क्या, फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क, ये गैर कानूनी है कि मुकेश जैसे बच्चों से काम करवाया जाए। कहाँ पर, ग्लास फर्नेसेस, ग्लास को गलाने वाली भट्टियों में, विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बहुत ज़्यादा हाई यानी उच्च होता है। यानी वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है उन भट्टियों के सामने कि वहाँ पे बच्चों का काम करना गैर कानूनी होता है। आपने सुना है ना बच्चों, चाइल्ड लेबर जो होता है, बाल श्रम जो होता है, वो गैर कानूनी है हमारे देश में। तो यहाँ की फैमिलीज़ को ये बात पता ही नहीं है, और वो छोटे बच्चों से भी ये काम करवाते हैं भट्टियों के सामने। वो भट्टी जहाँ पे इतनी गर्मी निकलती हैं, वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा होता है, उन भट्टियों के सामने वो छोटे बच्चों को बैठाकर ये काम करवाते हैं। इन डिंजी सेल्स, और वो कहाँ पे होती हैं भट्टियाँ, डिंजी कहते हैं बच्चों अंधेरी, तो बिल्कुल अंधेरा होता है, गंदगी होती है। सेल्स कहते हैं बच्चों छोटी छोटी कोठरी जैसे कमरे, तो जो ये गंदगी भरी, अंधेरी भरी कोठरियाँ होती हैं, विदाउट एयर एंड लाइट, और उन कोठरियों में ना तो हवा आती है और ना ही लाइट, रोशनी आती है। इस जगह पे वो ग्लास की भट्टियाँ लगाई जाती हैं, छोटे छोटे से कमरे होते हैं, उसमें ना कोई हवा आती है ना ही किसी तरह की रोशनी आती है, और भट्टियों में जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
डेट द लॉ इफ़ इन्फोर्स, तो राइटर कह रही हैं कि अगर जो हमारा कानून है, कौन सा कानून, ये कानून जिसके अनुसार चाइल्ड लेबर कराना, बाल श्रम करवाना अपराध है, तो अगर ये कानून यहाँ पर एनफोर्स हो जाए यानी लागू हो जाए, अगर इस कानून के अनुसार यहाँ पर काम हो जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। तो अब राइटर कह रही है कि अगर ये बाल श्रम विरोधी कानून, चाइल्ड लेबर को रोकने का कानून अगर यहाँ पर लागू हो जाता है, तो मुकेश और उसकी तरह जो 20,000 बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन बच्चों को हम बाहर निकाल सकते हैं। कहाँ से? उन हॉट फर्नेसेस, गर्म भट्टियों से। वेयर दे स्लॉग, जहाँ पर वो बच्चे क्या कर रहे हैं? स्लॉग कहते हैं बच्चों मेहनत करना, तो जहाँ पर कि वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। देयर डे लाइट आवर्स, और कब कर रहे हैं? अपने पूरे दिन में। डे लाइट आवर्स यानी उनका पूरा दिन कहाँ बीतता है? उन्हीं भट्टियों के सामने, और भट्टियाँ ऐसे कमरों में है जहाँ ना हवा है ना लाइट है, वहाँ बैठ के वो पूरे दिन जो मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से उन बच्चों को हम निकाल सकते हैं अगर ये कानून यहाँ पर लागू हो जाए। often losing the brightness of the eyes, और इन भट्टियों के सामने बैठने से क्या होता है? कई बार उनकी आइज़ की ब्राइटनेस यानी उनकी आँखों की रोशनी खो जाती है। क्यों? क्योंकि इतना तेज़ तापमान होता है कि उनकी आँखों की रोशनी पे असर आ जाता है और उनकी आँखों की रोशनी खो जाती है, वो ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं बैंगल्स बना रहे हैं। ये सामने भट्टियाँ होती है, भट्टी जलती रहती है और ये इस तरह बैंगल्स को शेप देते रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मुकेश और मुकेश की तरह बहुत सारे बच्चे। तो राइटर कह रही है कि अगर कानून हम यहाँ पे लागू कर देते हैं तो इस तरह के 20,000 बच्चों को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। अब राइटर कह रही हैं कि मुकेश की आंखों में बीम यानी चमक आ गई, उसकी आंखें चमक गई। कब? एज ही वॉलंटियर्स कहते हैं बच्चों अपनी इच्छा से कोई काम करना। तो जब मुकेश अपनी इच्छा से राइटर को लेके जा रहा था, कहाँ? अपने घर। तो एक दिन मुकेश ने राइटर से कहा अपने घर चलने के लिए, और उस समय उसकी आंखों में चमक आ गई, वो खुश हो गया कि राइटर उसके घर जा रही हैं। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ड, और मुकेश ने बहुत प्राउडली कहा, गर्व से कहा कि उसका जो घर है वो रीबिल्ड हो रहा है। रीबिल्ड यानी उसमें रेनोवेशन हो रहा है, कुछ मरम्मत हो रही है, उसके घर को फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन, अब राइटर मुकेश के साथ उसके घर जा रही है। तो राइटर बता रही है कि उसका घर कहाँ था, किन किन गलियों से, कैसे कैसे हालात को देखते हुए वो गुजर रहे थे। तो राइटर कह रही हैं वी वॉक डाउन, हम गुजरे कहाँ से? स्टिंकिंग लेन्स। लेन्स कहते हैं बच्चों गलियाँ, और स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, दुर्गंध युक्त, जहाँ से गंदी बदबू आ रही हो। तो कह रही हैं कि हम दुर्गंध युक्त बदबूदार गलियों से गुजरे। चॉक्ड विद गार्बेज, और वो गलियां कैसी थी? चॉक्ड यानी भरी हुई थी, किससे? गार्बेज, कचरे से। तो कचरे से भरी हुई बदबूदार गलियों से हम गुजरे। Past homes that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families and of humans and animals coexisting in a primeval state। तो अब राइटर कह रही हैं कि और वहाँ के जो घर थे वो अब क्या रह गए थे? होवेल्स का मतलब होता है टूटे हुए। तो वहाँ पे टूटे हुए घर थे। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी दीवारें कैसी थी? क्रम्बलिंग होती हैं गिरती हुई, यानी कि कहीं से गिरी हुई, कहीं थोड़ी सी बनी हुई है, कहीं से गिरी हुई है, ऐसी दीवारें थी। वॉबली डोर्स, और दरवाजे कैसे थे? अस्थिर। अस्थिर का मतलब हिल रहे थे, वे भी अच्छे से लगे हुए नहीं थे, हिलते रहते थे, ऐसे वहाँ के दरवाजे थे। नो विंडोज़, घरों में कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड, और वो घर भरे हुए थे, और किससे? विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, वहाँ पे इंसान भी रहते थे, एंड एनिमल्स, और जानवर भी। को एग्जिस्ट
जिसका मतलब होता है साथ में रहना। तो ऐसे घरों में इंसान और जानवर साथ में रहते थे। इन अ प्राइमेवल स्टेट, किस तरह से, जैसे कि प्राइमेवल का मतलब होता है बच्चों प्राचीन युग। आपने पढ़ा है ना कि जब पुरातन समय था, प्राचीन युग था, तो उस समय इंसान जानवरों की तरह रहता था, किसी तरह की सभ्यता उस समय नहीं थी। तो वो जो स्टेट थी, वो जो युग था, उसी तरह यहाँ के लोग आज भी रह रहे हैं और एक ही घरों में इंसान जानवर सब भरे हुए हैं, भीड़ की तरह रह रहे हैं। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं इस तरह का घर था। ये देखिए आप, जो रास्ता है, गलियां हैं, वो कचरे से भरी पड़ी हैं। घर कैसे हैं, बिल्कुल टूटे हुए। दरवाजे हैं, कहीं दरवाजे हैं कहीं नहीं हैं, दीवारें कहीं पर है, कहीं पर कपड़ा लगाया हुआ है। तो इस तरह का उसका घर जाने का रास्ता था जहाँ से राइटर मुकेश के साथ जा रही थी। He stops at the door of one such house। तो चलते चलते मुकेश ऐसे ही एक घर के सामने रुक जाता है, यानी कि उसका खुद का घर आ जाता है। बैंक्स अ वुबली आयरन डोर, और वो क्या करता है, बैंक्स यानी थपथपाता है, पैर से मारता है एक हिलते हुए, वुबली हमने अभी पढ़ा था ना, अस्थिर यानी हिलते हुए आयरन के दरवाजे को वो पैर से मारता है। विथ हिज फुट, अपने पैर से दरवाजे को मारता है। एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का देके, पुश यानी धक्का देके उस दरवाजे को वो खोल देता है। तो अब मुकेश का घर आ जाता है। घर पे दरवाज़ा तो लग रहा है लेकिन दरवाज़ा भी हिल रहा है। उस दरवाजे पे वो पैर से मारता है, धक्का देता है और दरवाज़ा खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। तो अब जब दरवाज़ा खुल गया तो राइटर और मुकेश एंटर करते हैं और अंदर जाके राइटर क्या देखती है कि ये एक हाफ बिल्ट, आधी बनी हुई शैक यानी झोंपड़ी है। झोंपड़ी का मतलब कच्चा घर है, तो ये आधा सा बना हुआ कच्चा घर है। इन वन पार्ट ऑफ इट, और उस घर के एक तरफ क्या था, थेस्ट विथ डेड ग्रास। थेस्ट यानी भरा हुआ था, किससे, डेड ग्रास, सूखी घास से। तो उस घर के एक तरफ सूखी घास भरी हुई थी। इन अ फायरवुड स्टोव, और वहाँ पे एक फायरवुड स्टोव था, यानी कि एक ऐसा स्टोव जो कि फायरवुड लकड़ी से जलाया जाता है, जिसे हम चूल्हा कहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं ना बच्चों, ये स्टोव है और ये किससे जल रहा है, लकड़ी से जल रहा है। तो इस तरह का एक फायरवुड स्टोव था वहाँ पर। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और उस स्टोव के ऊपर एक बड़ा सा वेसल यानी बर्तन रखा हुआ था। जैसे ये स्टोव है, इसके ऊपर ये बर्तन है, तो एक स्टोव था, उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन था। ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, और उस बर्तन में क्या पक रही थी, स्पिनिच कहते हैं पालक को। तो पालक की पत्तियाँ उस बर्तन में बन रही थी। सिजलिंग कहते हैं बच्चों खाना बनने की जो आवाज़ आती है ना, वो आवाज़। तो यानी उस स्टोव के ऊपर जो बर्तन था, उस बर्तन में पालक की पत्तियां जो थी वो उबल रही थी, बन रही थी, और उसके उबलने की आवाज़ आ रही थी, सिजलिंग वॉइस आ रही थी। ऑन द ग्राउंड, और क्या था वहाँ पर, वहाँ चूल्हे के पास ज़मीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बहुत सारे एल्यूमिनियम के बर्तन थे। प्लेटर्स का मतलब भी बर्तन थे, बहुत सारे अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उन बर्तनों में क्या था, बहुत सारी चॉप्ड यानी कटी हुई, वेजिटेबल्स सब्जियाँ, यानी कि बहुत सारी कटी हुई सब्जियाँ उन एल्यूमिनियम्स के बर्तनों में भरी हुई थी। एक बर्तन तो चूल्हे के ऊपर था जिसमें पालक पक रहा था, और जो ज़मीन पे बर्तन रखे थे एल्यूमिनियम के बहुत सारे, उसमें बहुत सारी कटी हुई सब्जियां भी रखी थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक फ्रेल कहते हैं बच्चों कमज़ोर, तो एक कमज़ोर सी पतली दुबली सी महिला थी। वो क्या कर रही थी, कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का खाना बना रही थी। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। तो एक महिला है बिल्कुल पतली दुबली सी, वहाँ बैठी है चूल्हे के पास में, और पूरे परिवार के लिए शाम का खाना वो बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और जब उसने राइटर को देखा कि राइटर वहाँ पर आई हैं, मुकेश उनको लेके आया है, तो अपनी आइज़ से वो मुस्कुराई। आइज़ से मुस्कुराने का मतलब क्या होता है, यानी कि उन्होंने अपनी आइज़ से शो करा, अपनी ग्रीटिंग्स, अपना अभिवादन शो करा, और उनके जो आइज़ थी वो क्या थी,
फिल्ड विद स्मोक, धुएं से भरी हुई थी। अब धुएं से क्यों भरी हुई थी? हमने अभी देखा ना कि वो चूल्हे पे खाना बना रही थी, तो चूल्हे से धुआं निकल रहा था, वो धुआं उनकी आंखों में जा रहा था, तो अपनी धुएं से भरी हुई आंखों से ही वो लाइटर को देखकर अपना अभिवादन करती हैं, मुस्कुराती हैं। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। अब वो लेडी, पतली दुबली महिला कौन है? वो मुकेश के बड़े भाई की, एल्डर ब्रदर की वाइफ है, पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। अब वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है और वो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है एज में, यानी कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। She had begun to command respect as the बहू, the daughter-in-law of the house। यानी कि उस महिला की एज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उस महिला ने बिगन यानी स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया क्या? टू कमांड रेस्पेक्ट, सम्मान पाना शुरू कर दिया। किसका सम्मान? बहू का। और बहू मतलब डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस परिवार की बहू या फिर डॉटर इन लॉ, यानी कि उसकी एज ज़्यादा नहीं है, कम एज की ही है वो भी, लेकिन अभी से उसको सम्मान मिलने लग गया है एक परिवार की बहू होने का। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और वो अभी से ही 3 व्यक्तियों का इंचार्ज उसके पास है, यानी कि वो 3 व्यक्तियों की देखभाल कर रही है। और वो 3 कौन कौन हैं? हर हस्बैंड, यानी जो मुकेश के बड़े भाई हैं वो, मुकेश, सेकंड कौन है? मुकेश खुद, एंड देयर फादर, और तीसरा व्यक्ति कौन है? उन दोनों के पिता। यानी वो एक महिला है और वो पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है, और 3 पुरुषों का देखभाल वो कर रही है। और 3 में कौन है? मुकेश है, मुकेश का बड़ा भाई है, और उन दोनों के फादर हैं। तो 3 व्यक्तियों की वो देखभाल कर रही है, बहू का फर्ज निभा रही है और बहू का सम्मान पा रही है। When the older man enters, तो तभी क्या होता है? घर में कौन एंटर करता है? ओल्डर मैन। अब ओल्डर मैन कौन है? हमने पढ़ा ना अभी, मुकेश, मुकेश का बड़ा भाई और उन दोनों के फादर। तो इन तीनों में से ओल्डर कौन हुआ? सबसे बड़ा कौन हुआ? मुकेश और उसके भाई के फादर हुए। तो तभी घर में कौन एंटर करता है? मुकेश के फादर वहाँ पर एंटर करते हैं। She gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। तो जैसे ही मुकेश के फादर एंटर करते हैं, मुकेश के भाई की वाइफ यानी मुकेश, वो जो लेडी है वहाँ पे, वो क्या करती है? वो धीरे से विड्रॉज यानी चली जाती है behind the broken wall, टूटी हुई दीवार के पीछे। यानी इनका जो घर है वो कच्चा घर है, टूटी फूटी दीवारें हैं, तो ऐसे ही एक टूटी दीवार के पीछे वो चली जाती है धीरे से। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल कहते हैं बच्चों घूंघट। तो उसने जो घूंघट था अपना, वो उस घूंघट को वो अपने चेहरे के पास ले आती है, यानी उस घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है। मतलब ये बच्चों कि उसने सिर पे कोई दुपट्टा या कोई साड़ी पहनी हुई थी, और जैसे ही मुकेश के फादर आते हैं वो उठ के दीवार के पीछे चली जाती है और अपने घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, और ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि कस्टम कहते हैं बच्चों परंपरा, रिवाज। तो जैसी कि परंपरा है उसके अकॉर्डिंग डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। तो परंपराएं क्या कहती हैं कि जो डॉटर इन लॉज होती हैं, जो बहुएं होती हैं, उन्हें अपना चेहरा ढकना चाहिए। किसके सामने? जो घर के बड़े पुरुष हैं उनके सामने अपना चेहरा ढक के रखना चाहिए। इसलिए मुकेश के फादर के आते ही वो उठ के चली जाती है दीवार के पीछे और अपना चेहरा अपने घूंघट से ढक लेती है। In this case, the elder is an improvised bangle maker। और इस स्थिति में, यानी कि हम जो केस पढ़ रहे हैं, इसमें जो एल्डर पुरुष है यानी कि जो मुकेश के फादर हैं वो कौन है? इम्पोवराइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत गरीब होना। वो एक बहुत गरीब बैंगल बनाने वाले हैं। यानी कि मुकेश के फादर, हमने पढ़ा था, यही काम करते आ रहे हैं, बैंगल्स बनाने का काम, और वो बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed
टू रिनोवेट अ हाउस सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। तब राइटर कह रही हैं डिस्पाइट होता है बावजूद, तो किसके बावजूद? लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी कि इतने सालों से जो ये कठिन मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के बावजूद फर्स्ट एज अ टेलर, और ये मेहनत यानी कि काम कैसे कर रहे हैं? पहले ये क्या काम करते थे? पहले ये टेलर थे, टेलर यानी दर्जी का काम करते थे पहले। देन अ बैंगल मेकर, और बाद में ये किसका काम करने लगे? चूड़ी बनाने का काम करने लगे। ही हैज़ फेल, लेकिन इतने साल इन्होंने जो मेहनत की है उसके बावजूद भी ये फेल हो गए, ये बिल्कुल असफल हो गए। किसमें? टू रिनोवेट अ हाउस, एक हाउस की रिनोवेट यानी रिपेयर कराने में, एक घर की मरम्मत कराने में ये असफल हो गए, यानी कि इतने सालों के बाद भी ये टूटे फूटे घर में ही रह रहे हैं। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और किस चीज़ में असफल हो गए? ये अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में असफल हो गए, यानी कि मुकेश और मुकेश का बड़ा भाई दोनों ही कभी स्कूल नहीं गए, उनके फादर उन्हें स्कूल नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, और उन्होंने इतने सालों की मेहनत के बाद जो काम वो कर पाए वो क्या था? टू टीच दैम वॉट ही नोज़, वो क्या काम था? अपने बच्चों को वो सिखाना जो कि वो स्वयं जानते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और क्या काम सिखाया उन्होंने अपने बच्चों को? बैंगल्स बनाने की कला। यानी कि राइटर कह रही हैं कि ये इतने सालों से इतनी मेहनत करी है इन्होंने, लेकिन ये ना तो ये घर बना पाए, ना अपने बच्चों को ये स्कूल भेज पाए, उन्हें शिक्षा दे पाए। ये अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक काम कर पाए, और वो काम क्या था? ये अपने बच्चों को वो आर्ट सिखा पाए जो इन्हें आती है, और वो आर्ट है बैंगल्स बनाने की। यानी इन्होंने अपने दोनों बच्चों को वही कला सिखा दी जो कि इन्होंने भी अपने फादर से सीखी थी। तो इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वही कला आगे से आगे बच्चे सीखते जाते हैं। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब वहाँ पे मुकेश की दादी भी रहती हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये इसका कर्म है। कर्म का मतलब इसकी डेस्टिनी, यानी इसका भाग्य है। वो कह रही है कि इसके भाग्य में यही लिखा है, यही काम करना, चूड़ी बनाने का काम करना ही इसके भाग्य में लिखा है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। अब जो मुकेश की दादी हैं उन्होंने अपने स्वयं के हस्बैंड को देखा था। क्या देखा था? Go blind, कि किस तरह उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, किस तरह से उनके हस्बैंड अंधे हो गए थे। और क्यों हो गए थे? हमने पढ़ा था ना पहले भी कि बच्चों की रोशनी ख़राब हो जाती है क्योंकि जब ग्लास को पॉलिश करते हैं तो उसमें से डस्ट निकलती है। तो जब हम बैंगल्स बना रहे हैं, ग्लास की हम पॉलिश कर रहे हैं, तो उसमें से डस्ट निकल रही है, वो डस्ट हमारी आंखों में जाती है, और वो ज़्यादा जब आंखों में चली जाती है तो उससे हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और जो मुकेश की दादी हैं उन्होंने स्वयं ने देखा था कि किस तरह से उनके पति भी इसी तरह अंधे हो गए थे, उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। और अब वो कह रही हैं कि ये तो उनके कर्म में था, यही उनका भाग्य था। कैन अ गॉड गिवन लीनियस एवर बी ब्रोकन। तब वो क्या कह रही हैं कि जो भगवान का दिया हुआ लीनियस है, लीनियस कहते हैं बच्चों वंश, यानी कि कुल। तो वो कह रही हैं कि हमारा जो वंश है, कौन सा वंश? कि हमारा जन्म ऐसे वंश में हुआ है जिनका काम ही है चूड़ी बनाना, तो ये वंश हमें भगवान ने दिया है। तो ये भगवान का दिया हुआ जो वंश है, जो कुल है, क्या हम इसे तोड़ सकते हैं कभी? यानी वो कहना चाह रही हैं कि यहाँ इस परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका जन्म इसीलिए होता है कि वो अपने परिवार की इस परंपरा को, इस कला को, चूड़ियाँ बनाने की कला को आगे बढ़ाएं। तो यही यहाँ के बच्चों का भाग्य होता है, और ये भाग्य, ये कर्म जो है ये भगवान का दिया हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं तोड़ सकते। शी इम्प्लाइज, वो जोर देकर कहती हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, तो कह रही हैं कि जिस बच्चे का जन्म बैंगल बनाने वाली कास्ट में होता है, यानी उस कुल में होता है जिसका काम ही है बैंगल बनाना, दे हैव सीन नथिंग, उन बच्चों ने अपनी लाइफ में कुछ नहीं देखा होता बट बैंगल्स, बल्कि वो सिर्फ क्या देखते हैं? बैंगल्स देखते हैं। यानी कि जब बच्चे छोटे हैं तो बचपन से ही उन्हें अपने चारों तरफ सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है, और वो क्या है? बैंगल्स।
इन द हाउस। तो अब वो कह रही हैं कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अपने घरों में, इन द यार्ड खुले मैदान में, इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड हर दूसरे मैदान में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और यहाँ तक कि फिरोजाबाद की हर एक गली में वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? बैंगल्स। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स। अब स्पाइरल्स का किसे कहते हैं? गोल छल्ले को, यानी कि जो गोलाकार शेप होती है बैंगल्स की। तो वो कह रही हैं कि जो बैंगल्स के छल्ले हैं, सनी गोल्ड, पैटी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो ये बच्चे बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स देखते हैं अपने चारों तरफ, और ये बैंगल्स सभी कलर्स की होती हैं, गोल्डन कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू, पिंक, पर्पल, हर एक कलर की, यानी कि जो रेनबो के कलर्स होते हैं, तो रेनबो के 7 कलर्स से भी जो कलर बनते हैं उन सारे कलर्स की बैंगल्स ये बच्चे बचपन से ही अपने आसपास देखते हैं। तो बच्चों देखो, इस तरह से बैंगल्स होती हैं, और अब देखिए इसमें सारे कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, पर्पल, ब्राउन, गोल्डन। तो इन सारे कलर्स की बैंगल्स बच्चे बचपन से ही अपने चारों तरफ, घर में, बाहर, मैदान में, हर एक गली में बच्चे यही बैंगल्स अपने चारों तरफ देखते हैं। लाइन माउल्ट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। और बैंगल्स कहाँ होती हैं? माउल्ट्स कहते हैं बच्चों ढेर। तो बैंगल्स का ढेर लगा दिया जाता है इन अनकेम्प्ड यार्ड। कहाँ पर? अनकेम्प्ड कहते हैं बच्चों अव्यवस्थित, यानी कि जिसको अच्छी तरह से नहीं रखा गया है, ऐसे अव्यवस्थित यार्ड में, मैदान में बैंगल्स का ढेर लगा दिया जाता है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। और फिर इनको 4 पहियों वाले हैंड कार्ट्स पर इसका ढेर लगा देते हैं। बच्चों हैंड कार्ट कहते हैं इस तरह का ठेला जिसे हाथ से चलाया जाता है, और ये 4 पहियों वाला होता है। तो इस तरह के 4 पहियों वाला जो हाथ ठेला होता है उस पर फिर इन बैंगल्स का ढेर लगा दिया जाता है। यानी कि जब ये बैंगल्स बन जाती हैं तो इस तरह से ठेले पर रखकर फिर यहाँ के लोग बैंगल्स बेचने निकल जाते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन। तो इस तरह के जो हैंड कार्ट्स होते हैं, इस तरह के जो हाथ के ठेले होते हैं, उन्हें कौन धक्का देके चलाता है? जो यहाँ के यंग मैन हैं वो चलाते हैं। अलोंग द नैरो लेन्स। और उस ठेले को वो कहाँ ले जाते हैं? पतली पतली संकरी संकरी गलियों में से ले जाते हैं। ऑफ द शैंटी टाउन। इस धूल भरी गंदगी वाले टाउन से। कौन सा टाउन? फिरोजाबाद। तो राइटर कह रही हैं कि फिरोजाबाद जो टाउन है गंदगी से भरा हुआ, धूल से भरा हुआ, यहाँ की पतली पतली संकरी गलियों में से इस तरह के हैंड कार्ट, हाथ के ठेले लेकर यहाँ के यंग मैन बैंगल्स का ढेर बनाकर निकल जाते हैं। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers। और राइटर अब क्या बता रही है कि बैंगल जब बनाई जाती है तो डार्क हटमेंट्स, डार्क यानी अंधेरी भरी, हटमेंट्स छोटी झोंपड़ी या छोटे कमरे या छोटी कोठरी। तो अंधेरी छोटी कोठरी में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। ऑयल लैम्प्स जो कि क्या होता है? फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाता हुआ। तो टिमटिमाते हुए ऑयल लैम्प यानी तेल से जलने वाले लैम्प की जो फ्लेम होती है, फ्लेम क्या होता है बच्चों? जो आग की लपट होती है, उस लपट के सामने कौन बैठते हैं? बॉयज़ एंड गर्ल्स, छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं। किसके साथ? अपने फादर्स और मदर्स के साथ। और क्या करते हैं? वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास। वो कलर्ड ग्लास जिससे बैंगल्स बनने वाली है, हर कलर के ग्लास को वो बैठे बैठे वेल्ड करते रहते हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। और वेल्ड करने से क्या बन जाती हैं? बैंगल्स बन जाती हैं, बैंगल्स का सर्कल बन जाता है। तो बच्चों देखिए, इस तरह का ये ऑयल लैम्प होता है, इसमें से फ्लेम निकलती है, और इस फ्लेम से बच्चे जो होते हैं वो बैंगल्स को वेल्ड करते हैं, उसको जोड़ते हैं और एक पूरी बैंगल का सर्कल बना देते हैं। तो इस तरह से बच्चे अपने फादर, अपने मदर, यानी पूरी फैमिली इस काम में लगी हुई है। भट्टे के सामने बैठे हैं, ऑयल लैम्प के सामने बैठे हैं और एक ही काम कर रहे हैं, ग्लास को वेल्ड कर रहे हैं और बैंगल्स बना रहे हैं। Their eyes are more adjusted to the dark। अब राइटर कह रही हैं कि जब ये अंधेरी छोटी कोठरियों में ये सब काम करते हैं तो उनकी जो आइज़ होती हैं
वो एडजस्ट हो जाती हैं, यानी वो आदी हो जाती हैं किसके, अंधेरे के ही। यानी कि जब ये बाहर जाते ही नहीं हैं, पूरा दिन ये वहीं रहते हैं, रात को बाहर निकलते हैं और रात को वैसे भी बाहर अंधेरा ही होता है, तो इनकी आईज़ जो हैं वो अंधेरे की इतनी आदी हो जाती हैं दैन टू द लाइट आउटसाइड, कि उन्हें बाहर की रोशनी भी अजीब लगने लगती है। यानी कि रोशनी से ज़्यादा उनकी आईज़ को हैबिट हो जाती है अंधेरा देखने की। That is why, और इसीलिए दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट, और इसीलिए क्या होता है, उनके आँखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि उन्हें रोशनी की आदत ही नहीं है, वो अंधेरे में रहते हैं पूरे दिन, इसीलिए उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी एडल्ट होने से पहले, बड़े होने से पहले ही वे अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। ये बच्चे अंधे हो जाते हैं, कहाँ पर, बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करते करते। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मुकेश और उसके जैसे बहुत सारे बच्चों की कहानी, उनके परिवार की कहानी। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।